और ना ही रशिया का, ना जापान का कोरिया के ऊपर, ना रशिया का मंचूरिया के ऊपर कोई लीगल राइट एस्टेब्लिश होता था। इन दोनों ने जबरदस्ती इसके ऊपर कब्जा किया हुआ था। जब कब्जा किया हुआ था तो इन दरमियान हमेशा टेंशन रहती थी। रशिया चाहता था कि मेरे पास कोरिया आ जाए, और जापान चाहता था कि मेरे पास मंचूरिया भी आ जाए, ताकि जब मेरे पास एरिया ज्यादा हो जाएगा तो मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ जाएगा। दिस इज अ मैप, मैप लिया हुआ है। ये देखो, ये रशियन एम्पायर है, और ये तुम्हें ये जो एरिया नजर आ रहा है ये आ मंचूरिया का, ठीक है। ये जापान है, और जापान, तो जापान ने कब्जा किया हुआ था कोरिया के ऊपर, और रशिया ने कब्जा किया हुआ था अब रशिया चाहता था कि इस मंचूरिया के साथ साथ मेरी कोरिया के ऊपर भी कब्जा हो जाए, और जापान चाहता था कि इस कोरिया के साथ साथ मेरा मंचूरिया के ऊपर भी। 39 पैरेलल लाइन के बाद उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर वाला सारा एरिया होगा इसको हम बफर जोन बना देंगे, और ये बफर जोन हम दोनों के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर कर देगा, और हमारे पंगे शंगे कुछ कम हो जाएंगे। आई रिपीट, आज के दौर में 38 पैरेलल लाइन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है। उस दौर में जब रशिया के पास मंचूरिया था और जापान के पास कोरिया था, तो रशिया ने जापान को ये कहा कि आप यहाँ पे एक लाइन लगा दें 39 पैरेलल लाइन पे, तो ऊपर वाला एरिया जो है रशिया के पास आ जाएगा, और दरमियान में एक बफर क्रिएट हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अगर ये लाइन लगती तो जो कब्जा जापान ने किया हुआ है उसका कुछ एरिया किसके पास चला जाना था? रशिया के पास। वेरी गुड। तो रशिया को ये बात पसंद आनी थी, जापान को ये बात पसंद आनी थी? नो। तो जापान ने क्या किया होगा? जापान सिंपली रिफ्यूज्ड। नहीं, जापान ने रिफ्यूज किया कि हमने नहीं करना, ठीक है। तो जब जापान ने रिफ्यूज किया, जब जापान ने रिफ्यूज किया, जापान रिफ्यूज्ड टू गिव एन एरिया टू देम, तो फिर जाहिर बात है रशिया के अंदर जो लीडर था, रशिया के अंदर जो लीडर था, ठीक है, निकोलस टू के तो मोटिव्स कुछ और थे। निकोलस टू के तो मोटिव्स कुछ और थे। निकोलस टू को क्या इस बात का नहीं पता होगा कि जापान मेरे साथ कभी भी ये ट्रीटी नहीं करेगा? निकोलस टू को इस बात का पता होगा ना। लेकिन उसके बावजूद भी निकोलस टू डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन जापान in 1904। इस रसो जापानीज वॉर का एंड ये हुआ, रसो जापानीज वॉर का एंड ये हुआ कि रशिया जो है वो जंग हार गया। जब रशिया जंग हार गया तो यहाँ पे एक ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ पोर्ट्स माउथ। उस ट्रीटी के जरिए करवाने में जो बहुत बड़ा रोल था वो था थियोडोर रूजवेल्ट का। सो ड्यू टू दिस ट्रीटी दैट ही वाज कंक्लूडेड, तो उसको क्या मिला था 1906 में बच्चों? नोबेल पीस प्राइज मिला था। याद आया? अभी रशिया के क्या प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे? नंबर वन, बाहर से डिफीट होगी।
ठीक है। नंबर 2, घर में मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, और हुआ ये कि यहाँ पे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये हुआ कि यहाँ पे फेमन भी आ गया। तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे एक विंटर पैलेस था जहाँ पे निकोलस टू रहता था, उसके सामने लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया तो निकोलस टू ने कहा कि फायर खोल दो, ठीक है, और उस फायरिंग के चक्कर में काफी सारे लोग जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो मारे गए। एंड ये हुआ 1905 में, और जिस दिन को ये फायरिंग हुई दैट वाज द संडे। ड्यू टू दिस इवेंट इज नोन एज ब्लडी संडे। समझ आई बात? कौन पूछा था ये ब्लडी संडे का? एनी हो, ये प्रोटेस्ट जो है, समझ आ गई बेटा? ये प्रोटेस्ट जो है वो मजीद एक्सपैंड हुआ, और इवन की जो बैटल शिप्स लड़ रही थी उनके अंदर भी म्यूटनी हो गई। फौजियों ने भी फौजियों ने भी निकोलस टू के अगेंस्ट जो है ना म्यूटनी कर दी। अब निकोलस टू को लगा कि अगर मैं इसी तरह जोर जबरदस्ती चलाता रहूंगा तो फिर तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया, उसने इस 1905 के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट कुछ रिफॉर्म्स लेकर आया। तो इसलिए ये जो रिफॉर्म्स थी ये क्योंकि प्रोटेस्ट की वजह से आई थी, और इस प्रोटेस्ट के बैकग्राउंड में रसो जापानीज वॉर थी, और ये जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट एक सॉर्ट ऑफ मिनी रेवोल्यूशन आया, छोटा सा रेवोल्यूशन आया। दिस रेवोल्यूशन इज कॉल्ड 1905 रेवोल्यूशन। आपको पता ना, यकदम तो कुछ नहीं ना हो जाता, यकदम तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें होती है ना। तो बिफोर गोइंग अप टू 19 रेवोल्यूशन ऑफ 1917, द 1905 रेवोल्यूशन इज वेरी, मैं अब इंशाल्लाह वॉर्स भी पढ़ाऊंगा तो बोर नहीं करूंगा इंशाल्लाह। यहाँ तक क्लियर है? अब रिफॉर्म्स कौन कौन सी? रिजर्व देखो बेटा, उसके ऊपर प्रेशर है ना। अब निकोलस के ऊपर अब प्रेशर है, निकोलस टू के ऊपर प्रेशर है, लोग काफी सारे मरवा दिए हैं इसने। दूसरा, अब फौज भी म्यूटनी म्यूटनी के लिए फौज ने भी, तो उसके ऊपर प्रेशर है। तो जाहिर बात है वो कुछ रिफॉर्म्स तो करवाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास है, यहाँ पे जो एजुकेटेड क्लास है उसको पता चल रहा है कि यूरोप में क्या हो रहा है। उस एजुकेटेड क्लास को पता है कि यूरोप के अंदर फ्री मार्केट का कंसेप्ट आ गया है। उस एजुकेटेड क्लास को पता है कि यूरोप के अंदर डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आ गया है। उसको और ये सारी बातें होने लग गई हैं। That's why they protested, and in its response, the Nicholas II brought some reforms. अब निकोलस टू ने जो सबसे बड़ी रिफॉर्म लेकर आया, जो सबसे बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आया, द फर्स्ट रिफॉर्म वाज डूमा। पता ना डूमा क्या होती है? बड़ा फेवरेट एमसीक्यू है पीपीएससी वालों का कि व्हाट इज डूमा। द रशियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड डूमा। कब बनी? 1905 में। क्यों बनी? बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट क्यों हुआ? क्योंकि उसके पीछे वॉर का बैकग्राउंड था। वॉर कब हुई? 1904 में। मकसद जब कहता हूँ ना कि यार ये पीपीएससी के एमसीक्यूज वगैरह याद किया करो ये वो, तो अब ये डोमा तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि इसके पीछे तुमने कंटेक्स्ट याद कर लिया है। तो आई एडवाइज यू कि जब भी तुम ये एमसीक्यूज वगैरह याद कर रहे हो तो ये कभी भी तुम्हें याद नहीं रहेंगे जब तक तुम इसको एक किसी कंटेक्स्ट के जरिए नहीं याद करोगे।
दूसरा इसने ये कहा कि इस डूमा के अंदर जो लोग आएंगे दैट वुड बी इलेक्टेड, और जब वो लोग इलेक्टेड होंगे तो जाहिर बात है यहाँ पे कुछ वोटिंग शोटिंग भी होगी। उसने लोगों को यूनिवर्सल सफरेज का राइट दे दिया। और एग्रीकल्चर जो मेन इकोनॉमी का हब था रशिया के अंदर, उसके अंदर इसने काफी सारे रिफॉर्म्स लेकर आया, ठीक है। और जो मीडिया था उसने उस मीडिया को अनसेंसर्ड कर दिया, मतलब मीडिया जो है वो अब अपनी आजाद जो है ना वो आजाद मीडिया कर दिया उसने। और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उसने इनको लीगलाइज कर दिया। लेकिन अगर आपका थोड़ी सी इंडो पाक हिस्ट्री के ऊपर ग्रिप है तो क्या इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर जो पहला काउंसिल एक्ट पास हुआ, क्या उस काउंसिल एक्ट के भी पास होने के साथ ही सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सारी चीजें मिल गई थी? क्या अंग्रेज ने सारा अख्तियार को दे दिया था? नहीं, चीजें विद द पासेज ऑफ टाइम होती हैं। निकोलस टू ने ये रिफॉर्म्स तो कर दी, निकोलस टू ने डूमा तो बना दी, निकोलस टू ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स तो कर दी, यूनिवर्सल सफरेज तो कर दिया, मीडिया को तो कर दिया, लेकिन इन रियलिटी अभी भी जो एक्सेसिव पावर थी वो अभी भी वहां पे जार के पास थी। अब ये जो जार है ना, ये टाइटल है, टाइटल, ठीक है ना। जिस तरह शाह होते हैं, शाहों का टाइटल होता है, लेकिन अंदर लोग और होते हैं। तो जार जो उस टाइम था दैट वाज निकोलस टू। ये बात समझ आ गई टाइटल वाली? जैसे खलीफा है, अब खलीफा एक टाइटल है, खलीफा के नीचे लोग कभी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तो दिस जार इज अ टाइटल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे दूसरा काम ये हुआ, दूसरा काम यहाँ पे ये हुआ कि जो डूमा थी, जी जी ओहदा, डूमा जो थी, देश डूमा, इसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एलीट थे, कॉमन को बंदा इसके अंदर था ही नहीं। तीसरी बात, निकोलस टू ने लोगों को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे सीक्रेट पुलिस बना दी। अब जो बंदा भी कोई आवाज उठाता था उसको गायब कर दिया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी इफेक्टिव पॉलिटिकल फोरम नहीं था कि जहाँ पे लोग अपनी बात कर सकें। तो इस सब की वजह से, इस सब की वजह से लोगों के अंदर लोगों के अंदर अगेन जो है ना वो गमो गुस्सा डेवलप होने लगा। लोगों के अंदर एक ऐसा ग्रुप डेवलप हुआ, मतलब लोगों के अंदर रेडिकलाइज्ड इंटेलिजेंशिया जो है ना, पढ़े लिखे लोग, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि इसने तो हमें लॉलीपॉप दिया है, निकोलस टू ने हमें लॉलीपॉप दिया, निकोलस टू ने हमें कुछ किया ही नहीं है। और वहां पे सोशल एंड इकोनॉमिक डिसकंटेंट दोबारा ग्रो होना शुरू हुआ। अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम। और अब थोड़ा सा इम्पैक्ट ये हुआ कि रशिया के अंदर इंडस्ट्री डेवलप होने लगी। जब भी इंडस्ट्री डेवलप होती है तो इंडस्ट्री की डेवलपमेंट की वजह से मिडिल क्लास डेवलप होती है। और दुनिया के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, जो कुछ भी हुआ है वो हमेशा मिडिल क्लास की वजह से हुआ, बिकॉज मिडिल क्लास जो है वही रेवोल्यूशन की, वही डेमोक्रेसी की, वही हर चीज की कस्टोडियन होती है। इंडस्ट्री की डेवलप हुई, मिडिल क्लास डेवलप हुई, और मिडिल क्लास ने अगेन निकोलस टू को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो। समझ आ रही है? सीन यहाँ पे ये हुआ, सोने पे सुहागा ये हुआ कि 1914 में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ दुनिया में। कौन सा? दैट वाज वर्ल्ड वॉर वन। और निकोलस टू ने आउट ऑफ नोवे अगेन डाइवर्नी थ्योरी पे अप्लाई किया, उसको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड उसने जंग के अंदर घुसने का मंसूबा बना लिया। जब उसने जंग के अंदर घुसने का मंसूबा बनाया तो ना तो इनके पास कोई टेक्नोलॉजी थी,
रशिया के पास, ना ही रशिया के पास कोई वेपन था, वेपन की, और ना ही रशिया के पास कोई ट्रेनिंग एकेडमीज थी। सीन ये था कि लोगों को ब्रूम स्टिक्स के साथ ट्रेनिंग करवाई जाती थी फौजियों को, और फौजियों को विदाउट वेपन भेज दिया जाता था, और कहा यह जाता था कि जब तुम्हारा साथ वाला उसको गोली लगेगी, वो गिर जाएगा, तो फिर तुम उसका वेपन उठा के लड़ना। सो ड्यू टू दीज पॉलिसीज 1914 से 1916 तक रशिया के 20 लाख बंदे, और 80 लाख सिविलियंस, ओ माय गॉड, अराउंड 1 करोड़ बंदा। ओ भाई, 1 करोड़ मजाक नहीं है। और ये 1914 की बात कर रहे हैं। तो लोगों के अंदर और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया, लोग तो पागल हो गए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि रशिया किस साइड से लड़ रहा था, अलाइज से या सेंट्रल से? अलाइज से, ठीक है। सेंट्रल पार्ट की तरफ एक कंट्री था, ऑटोमन एम्पायर। अब अगर तुम थोड़ा सा मैप देखोगे तो ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ी थी ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, उसने रशिया का ब्लॉकेड कर दिया। जब रशिया का ब्लॉकेड हुआ तो अगेन यहाँ पे 1917 में एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस हुआ। जी जी, ऐसे ही है, एक बहुत बड़ा फूड क्राइसिस हुआ। जब फूड क्राइसिस हुआ तो लोग अगेन बाहर आ गए, लोगों ने कहा ये तो गलत हो रहा है, और जो सबसे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द ब्रेड शॉर्टेज। अब रीजन लिखते जाना। देखो, वर्ल्ड वॉर 1 सबसे मेन वजह, नंबर 2 इन्वॉल्वमेंट ऑफ रशिया, नंबर 3 पुअर वेपन जो इनके पास थे, ठीक है। नंबर 4 फूड शॉर्टेज, नंबर 5 क्वीन अलेक्जेंड्रिया। उप्स, आउट ऑफ नो वे सर, ये क्या है, व्हाई दिस, कौन बताएगा? क्वीन अलेक्जेंड्रिया निकोलस टू की बेगम थी, ठीक है। निकोलस टू की बेगम थी एंड शी वाज जर्मन। तो लोगों को ये लगता था कि शायद जो अलेक्जेंड्रिया है, शी इज स्पाइंग फॉर जर्मनी। छठी रीजन, निकोलस टू ने कुछ गलतियां बड़ी की। इसने क्या किया, इसने बजाय सेंटर में बैठ के चीजें ठीक करने के, ये खुद जो है वो वॉर फ्रंट पे चला गया, ठीक है। जब ये वॉर फ्रंट पे चला गया तो चीजें और ज्यादा खराब हो गई, ठीक है। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ क्योंकि जो पीछे ब्यूरोक्रेसी थी दैट वाज इनएफिशिएंट। द ब्यूरोक्रेसी वाज इनएफिशिएंट, सो अगेन प्रॉब्लम स्टार्टेड राइजिंग। तो हुआ ये कि ये जो वुमन प्रोटेस्ट करती, देवर अराउंड 50,000। तो बाद में इनको स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया, और बाद में इनको वर्कर्स ने भी ज्वाइन कर लिया। सो इन February 1917 there came again a revolution, and this revolution is called February Revolution. And interesting thing is कि असल में ये जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन है,
ये मार्च में हुआ था, ये फरवरी में नहीं हुआ था। तो इसको फरवरी रेवोल्यूशन क्यों कहते हैं? कौन बताएगा समझदार बच्चा? देखो, दो किस्म के कैलेंडर होते हैं। एक को कहते हैं जॉर्जियन कैलेंडर और एक को कहते हैं जूलियन कैलेंडर। रशिया उस टाइम तक जूलियन कैलेंडर को फॉलो कर रहा था, जॉर्जियन कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये जो अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर डेट बनती है, दैट वाज इन मार्च, सॉरी दैट वाज इन फेब, बट अकॉर्डिंग टू जॉर्जियन कैलेंडर दैट वाज इन मार्च। लेकिन आपने यही याद रखना है कि ये फरवरी रेवोल्यूशन था। ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा स्पीडेड अप हो गए, प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए। जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गए और निकोलस टू को लगा कि अब मेरा बचना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो निकोलस टू का एक बेटा था, ठीक है, जिसको हीमोफीलिया था। वो चाहता था कि ये जो मेरा हीमोफिलिक बेटा है वो जो है ना वो इसके ऊपर बैठे, मुझे जो है ना वो रिप्लेस करे। लेकिन वहां पे जो लोग थे, जो आर्मी थी, वो ये चाहती थी कि यहाँ पे इसका एक भाई था माइकल। व्हाट इज हीमोफीलिया? कितने डॉक्टर सारे? अच्छा, ये एक बीमारी होती है जिसके अंदर खून नहीं रुकता, बंदे का खून बहता रहता है, बहता रहता है। ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ना, रेड, वाइट, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं मेरे ख्याल में, सॉरी प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, तो प्लेटलेट्स के कम होने की वजह से जो खून है वो क्लॉटिंग नहीं होती, और जब क्लॉटिंग नहीं होती तो खून बहता रहता है। अच्छा, ये बीमारी होती है। तो लोगों ने कहा कि माइकल को बना दो। माइकल ने इनकार कर दिया। माइकल ने कहा कि मैंने नहीं बनना, क्योंकि माइकल को पता था कि मैं अभी बन के क्या करूंगा। सो माइकल ने भी इनकार कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डूमा के अंदर जो गवर्नमेंट बैठी थी, उन्होंने कहा कि हमने किस दिन काम आना है भाई, साड़ी तो गल सुनो। तो यहाँ पे डूमा ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो हेड बनाया, दैट वाज केरेंस्की, अलेक्जेंडर केरेंस्की। बट 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 आपने जो रशिया का रेवोल्यूशन सुना होगा, वो क्या सुना होगा? आपने तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन सुना है, आपने तो कम्युनिज्म वाला रेवोल्यूशन सुना है, आपने तो लेनिन वाला रेवोल्यूशन सुना है। तो इसके अंदर ना बोल्शेविक आए हैं, ना कम्युनिज्म आई है, ना लेनिन आया, गवर्नमेंट हमने फिर चेंज करवा दी है। तो माय डियर, रशिया के अंदर एक्चुअली दो रेवोल्यूशन आए थे। रशिया के अंदर एक्चुअली दो रेवोल्यूशन आए थे। फर्स्ट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड फैब रेवोल्यूशन, एंड द सेकेंड रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अक्टूबर रेवोल्यूशन। तुम लोगों को फैब रेवोल्यूशन तक कहानी क्लियर हो गई है? हाँ, ओके। अब फैब रेवोल्यूशन में असल में क्या हुआ है? फैब फैब रेवोल्यूशन असल में क्या हुआ है? फैब रेवोल्यूशन में फैब रेवोल्यूशन में क्या हुआ है कि रोमनोव डायनेस्टी से रोमनोव डायनेस्टी, चलिए ये आखिरी बात समझ आ गई तो सारी बात समझ आ जाएगी। रोमनोव डायनेस्टी से गवर्नमेंट किसके पास आ गई है?
प्रोविजनल गवर्नमेंट के पास, और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर कौन है? केरेंस्की। क्लियर? इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से दो बहुत बड़ी गलतियां हुई, दो बहुत बड़े इनसे गलते हुए। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट से दो बहुत बड़ी गलतियां हुई। नंबर वन, एक इन्होंने वहां पे फौरन कोई इलेक्शन नहीं करवाया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे रशिया को वॉर से विदड्रॉ नहीं करवाया। People were again very angry. People were again very angry. तो लोगों ने इस ये जो गवर्नमेंट थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए। और अब जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो कर रहे थे बोल्शेविक्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, दे वर बोल्शेविक्स। तो जैसे गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट ने इन बोल्शेविक्स को मारना शुरू कर दिया, इनको गायब करना शुरू कर दिया, इनको जो है ना वो पकड़ना तकड़ना शुरू कर दिया। जितने भी लीडर्स थे सारे के सारे अरेस्ट हो गए, ठीक है। और इसके अंदर इनका जो बहुत बड़ा लीडर था लेनिन को भागना पड़ गया फिनलैंड में। बोल्शेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी, लेकिन आपने इसको समझना है कि कम्युनिस्ट। जो कम्युनिस्ट वाले थे, देवर नोन एज बोल्शेविक, जिसके अंदर लेनिन, ट्रोट्स्काय और ये सारे लोग थे। बस इसका लफ्जी मतलब होता है माइनॉरिटी। अच्छा, अभी यहां तक क्या बात समझे तुम लोग? यहां तक क्या समझ आई है? किस फेज तक पहुंचे हम? हमने देखा डायनेस्टी की जगह पे आ गई प्रोविजनल गवर्नमेंट, लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट ने भी किया कुछ नहीं। निकोलस टू उधर ही तैमूर था उधर ही, लेकिन मतलब रूल नहीं कर रहा था। डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, रोमानोव डायनेस्टी खत्म हो चुकी थी, था उधर लेकिन रूल नहीं कर रहा था। इसको मैंने एक दफा दोबारा लेकर आना है, इसको मैं दोबारा लेके आता हूँ निकोलस को। काम शुरू कर दिए, ठीक है। पर ये देखो, जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है ना, तो उसका काम यही होता है कि वो इलेक्शन करवाए। नाम से देखो ना, प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविजनल सेटलमेंट थी कि जो लोग उस टाइम डूमा में मौजूद थे उन्होंने पकड़ के गवर्नमेंट बना दी, इलेक्शन नहीं करवाया। तो जो पहला काम करना चाहिए था वो उनको इलेक्शन करवाना चाहिए था। समझ आई बात? दूसरा काम, ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 के बहुत अगेंस्ट थे, लोग चाहते थे इस वॉर से रशिया को निकाल लें, इन्होंने रशिया को वॉर से निकाला ही नहीं। तो दीज वर टू ब्लंडर्स दैट वर मेड बाय द प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल्शेविक ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने बोल्शेविक को मरवाना शुरू कर दिया। जो सबसे बड़ा बोल्शेविक था लेनिन, उसको भागना पड़ गया फिनलैंड में। क्लियर? ठीक हो गया। अब सीन क्या हुआ? हालात प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिए, हालात ठीक चल रहे थे, तो यहाँ पे भूटान आ गया। भूटान ने कहा मेरा हिस्सा। उन्होंने कहा तुम कौन हो? उसका मैं भी स्टेक होल्डर हूं। भूटान समझ रहे हो ना?
क्या होता है भूटान? रशियन आर्मी, रशियन आर्मी केम इन, रशियन आर्मी केम इन। रशियन आर्मी ने कू करने की कोशिश की। रशियन आर्मी ने कहा कि इन्होंने तो रशिया को खराब कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है, हम इस मुल्क के सही जो है ना वो सपूत हैं और हम कू करके प्रोविंशियल गवर्नमेंट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जब भी कू होता है, कू से बचने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो सिविल गवर्नमेंट होती है उसके पास क्या होनी चाहिए? फर्ज कर लो कि पाकिस्तान में कू होता है, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? कि अपोजिशन को भी साथ मिला ले और मिल के उसके अगेंस्ट जो है ना वो प्रोटेस्ट करें, मिल के उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अपोजिशन क्या थी? बोल्शेविक। बोल्शेविक के पास पूरी यहाँ पे एक आर्मी थी, क्योंकि ये मलेशिया था जिसको रेड आर्मी कहते हैं। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने रेड आर्मी से हेल्प मांगी, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट प्लस रेड आर्मी ने मिल के इस कू को हैंडल किया। यहाँ तक बात क्लियर है? अब अगला तुम खुद सोचो, अगला मसला क्या होगा? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट इशू? व्हाट शुड बी द नेक्स्ट प्रॉब्लम? नहीं बतूल, मैं बताता हूँ वो भी बात, आप आगे चले गए हो। वेरी गुड, पावर सीकिंग। पावर सीकिंग, बिकॉज रेड आर्मी ने बोल्शेविक ने कू तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन बाद में उन्होंने पेट्रोग्राड को छोड़ा ही नहीं। नहीं बेटा, जो रेड आर्मी है ना वो बोल्शेविक्स की थी। बोल्शेविक कह लो कि सॉर्ट ऑफ मलेशिया था। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, जैसे जमात दावा है, तो जमात दावा की एक अपनी आर्मी है। तो बोल्शेविक कह लो कि सॉर्ट ऑफ मलेशिया था जिसकी अपनी आर्मी थी। अभी मैंने व्हाइट आर्मी का तो नाम ही नहीं लिया। तुम लोग कंफ्यूज ना हो प्लीज, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने व्हाइट आर्मी कहीं पे लिखी है? ये बतूल ने बड़ी गलती की है, बतूल का नॉलेज आज उबल उबल के आ रहा है, तो बतूल से नाराज हो रहे हैं। बतूल ने बहुत बड़ा गलता किया है कि बच्चों को व्हाइट आर्मी की तरफ लेके चली गई है। मैं बड़ा सिस्टमैटिक वे में लेकर आ रहा था। चलो मैं रिपीट करता हूँ, ताकि ना मैं सारी जिंदगी ना मुझे ये कभी समझ नहीं आई थी, तो मैं ना रिपीट करता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। आई रिपीट। देखो, शैला असद अपना रोल नंबर बताओ बेटा। रुक जाओ, होल्ड ऑन, हम सारा रिपीट करते हैं ताकि तुम्हारी कंफ्यूजन ना हो। होल्ड ऑन। देखो, रोमनोव डायनेस्टी, रोमनोव डायनेस्टी को किसने टैकल किया? प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। ठीक है, प्रोविजनल गवर्नमेंट का झगड़ा किसके साथ हो गया? बोल्शेविक के साथ। एक पॉइंट मिस कर रहे हो, पहले बोल्शेविक के साथ हुआ। उन्होंने बोल्शेविक को रगड़ा रुगड़ा, उनकी किडनैपिंग स्टार्ट की एंड ऑल दैट। जब बोल्शेविक कंट्रोल हो गए, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट को एक और मसला हुआ। वो किसने दिया? वो रशियन आर्मी ने दिया, जो रशिया की प्रॉपर आर्मी थी, उसने टफ टाइम दिया। मैंने अभी व्हाइट और रेड आर्मी की बात ही नहीं की। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अब हेल्प मांगी बोल्शेविक से। तो बोल्शेविक एक सॉर्ट ऑफ मिलिशिया था जिसके पास एक अपनी आर्मी थी, एंड दिस आर्मी इज कॉल्ड रेड आर्मी। तो ये जो रेड आर्मी है, असल में ये कम्युनिस्ट थे सारे लोग, जिनको कम्युनिस्ट कॉमरेड्स कहते हैं। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट
और रेड आर्मी या कॉमरेड्स ने मिल के उनका सफाया करवाया, जो उनको टफ टाइम देते रशियन आर्मी के। लेकिन बाद में ये हुआ कि आर्मी का मसला तो हल हो गया, लेकिन अब दोबारा पेट्रोग्रेड उनका कैपिटल सिटी था। पेट्रोग्रेड उनका कैपिटल सिटी था। मसला ये था कि अभी पेट्रोग्रेड में फिर रेड आर्मी का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो गया था। इज इट क्लियर नाउ? एंड टाइम इज अगस्त। ओ बोलो तो सही। गुड, शाबाश। रेड आर्मी का बेटा, रेड आर्मी का पेट्रोग्रेड 2 दफा तो बता दिया है, कैपिटल सिटी था, कैपिटल सिटी रशिया का। जो उस टाइम सिटी था, दैट वाज द कैपिटल सिटी। बेटा हम 1917 पढ़ रहे हैं, जिस साल रेवोल्यूशन आया वही साल हम पढ़ रहे हैं। अभी पहले तो बताया है कि 1 फेब रेवोल्यूशन था, 1 अक्टूबर रेवोल्यूशन था, तो मैंने साल तो एक ही रखा है ना। ये भी 1917 है, ये भी 1917 है। तुम लोगों ने पी हुई है कि जेब में रखी हुई है? किधर हो? जी जी, अपनी पर्सनल आर्मी थी, पर्सनल आर्मी थी, पर्सनल आर्मी थी बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ? अब ये हुआ अब ये हुआ कि रेड आर्मी या बोल्शेविक्स का यहाँ पे इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लग गया और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम होने लग गया। लिनन साहब वापस आ गए। लिनन केम बैक। लिनन ने यहाँ पे अपनी फेमस स्पीचेस की और लिनन ने ये कहा कि मैं जनाब अल्लाह एक ऐसा तुम लोगों के लिए निज़ाम लेकर आऊंगा, निज़ाम लेकर आऊंगा जिसको कहते हैं कम्युनिज्म, जिसके पास बहारें लग जाएंगी। और इसने अपनी स्पेशल काउंसिल थी, इसकी स्पेशल काउंसिल्स थी, जिसको सोवियट्स कहते हैं। सोवियट्स ऑल ओवर रशिया फैल गए और उन्होंने लोगों को कहा कि इट इज द टाइम फॉर अनदर रेवोल्यूशन, हम इलेक्शन भी करवाएंगे। और इन्हें कहा कि जो वॉर होती है, वॉर तो होती है, वॉर इज अ बुर्जुआ अफेयर। जंग तो अमीर बंदे का काम है, और अमीर बंदे के काम में गरीब बंदा तो हमेशा जो है ना वो एज ए कैनन फूड इस्तेमाल होता है, बारूद के तौर पे इस्तेमाल होता है। गरीब बंदे का तो जंग में कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा लेट्स सपोर्ट अस एंड वी विल ब्रिंग अ चेंज। सो इनकी हेल्प इनकी हेल्प के साथ there came another revolution there came another revolution, and this is called October Revolution. And this happened on 24 and 25th of October, when bolsheviks, the communists, took a control of Russia. And this another revolution is called October Revolution. Okay, 1917, Russia came out of war. Russia came out of war. ठीक है जी जी, ये भी जूलियन कैलेंडर वाली है। ये भी अक्टूबर वाला भी असल में कब हुआ था? असल में ये भी नवंबर में हुआ था। अभी भी जूलियन कैलेंडर ही चल रहा है। ओके, सो देयर वर टू रेवोल्यूशन, फैब रेवोल्यूशन। शैला को रिमूव कर दें। अच्छा, पूरा नाम क्या था इसका? और इस बंदे को भी तो ढूंढते हैं ना, चलो उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा,
शैला, पूरा नाम बताना आयशा क्या था? ओके थैंक यू, शैला असद। तो ये असद की कुछ लगती है, असद ने शेयर किया होगा फिर लिंक। है असद, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। अच्छा, फैब रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ? फैब रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ? फैब रेवोल्यूशन के अंदर क्या हुआ था? रोमनोव डायनेस्टी को किसने चेंज किया था? प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। और अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ? अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ? प्रोविंशियल गवर्नमेंट को किसने चेंज किया? बोल्शेविक्स ने। लेकिन ना कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब असल में रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर आ गया था कम्युनिज्म। जब कम्युनिज्म आया तो पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक है, पूरा जो वेस्टर्न ब्लॉक है, यूएसए, यूके, फ्रांस, दे वर अफ्रेड। क्योंकि जैसे ही ये कम्युनिज्म आया तो इन्होंने एक कमेटी बनाई। दिस कमेटी इज कॉल्ड कॉमन 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 टॉम, लेट मी कंफर्म। कॉमन टॉम, बल्कि इसको क्या करना है हमने, इसको हमने एक्सपेंड करना है। सो द होल वेस्टर्न ब्लॉक वाज अफ्रेड ऑफ इट। अब क्या होगा? द होल वेस्टर्न ब्लॉक वाज अफ्रेड ऑफ इट। व्हाट वुड बी द नेक्स्ट? देयर वुड बी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे वेस्टर्न ब्लॉक की हेल्प के साथ एक आर्मी डेवलप हुई, एंड दिस आर्मी इज कॉल्ड व्हाइट आर्मी। खुदा के मुझे इतनी आज खुशी हो रही है ना कि तुम्हें ये रशियन रेवोल्यूशन क्लियर हो जाएगा तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। अब इसके अंदर कौन था? इसके अंदर कौन था? इसके अंदर निकोलस टू था। और इसके अंदर वो सारे लोग थे जो चाहते थे कि मोनार्की को दोबारा आना चाहिए। जी समिया। देखो बेटा, देखो, अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया। देखो, अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया। अक्टूबर रेवोल्यूशन के आने के बाद यूएसएसआर बन गई। ठीक है, लिनन आ गया। अब इन्होंने कहा कि ये जो हमने कम्युनिज्म ले आए हैं, ये कम्युनिज्म हमने सिर्फ यूएसएसआर तक नहीं रखनी, इसको हमने थ्रू कॉमेंटॉन कमेटी के जरिए पूरी दुनिया में फैलाना है। बिकॉज अगर आप कम्युनिज्म का कंसेप्ट देखें तो वो है भी यही
कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी वर्किंग क्लास है वो सारी वर्किंग क्लास इकट्ठी हो के कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट खड़ी हो जाए। अब देखो, जब ये कहेंगे कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैल जाए, ठीक है, तो 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 टेंशन किसको होगी? टेंशन किसको होगी? वेस्ट ब्लॉक को, कैपिटलिज्म को। तो इन्होंने इन्होंने सपोर्ट किया जो रशिया की पहले मोनार्की थी, जो रशिया की पहले मोनार्की थी उसको सपोर्ट किया और एक आर्मी बनाई। दिस आर्मी इज कॉल्ड व्हाइट आर्मी। अब इस आर्मी को सपोर्ट कौन कर रहा था? नंबर वन, जार हिमसेल्फ वाज देयर। दूसरा, इसको सपोर्ट कर रहे थे सारे लैंड लॉर्ड्स। बेटा जो अभी मैं बताता हूँ ना, बताता हूँ, सारे लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट कर रहे होंगे। अब लैंडलॉर्ड्स को इसको क्यों सपोर्ट कर रहे होंगे? क्योंकि लेनिन ने आके अपना एक रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अंदर कोई फ्यूडल बाकी नहीं बचेगा। तो लैंडलॉर्ड भी चाहते थे कि क्या होनी चाहिए? मोनार्की होनी चाहिए। वेल्दी क्लास ने इसको सपोर्ट किया। और इसको कौन सपोर्ट करेगा? और इसको कौन सपोर्ट करेगा? व्हाइट आर्मी को क्लर्जी, क्लर्जी। क्लर्जी क्यों सपोर्ट करेगी भला? बिकॉज कम्युनिज्म में आप सेकुलर होते हैं, आपका कोई मजहब नहीं होता। बिकॉज वो कहते हैं कि मजहब जो है वो ओपियम होती है, बस वो गरीब लोगों को लूटने का एक बहाना होता है बस, और कुछ भी नहीं होता। समझ आई बात? अब मेरी बात सुनो। अब तुम क्लर्जी मतलब मौलवी यार, मौलवी तैमूर। अब मेरी बात सुनो। देखो, रशियन आर्मी को तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? रशियन आर्मी तो मर्ज होगी ना इसमें, रेड आर्मी में। रशियन आर्मी तो रेड आर्मी में मर्ज हो गई, बिकॉज रशियन आर्मी तो स्टेट आर्मी थी। और इस टाइम स्टेट कौन है? कम्युनिज्म। स्टेट कम्युनिज्म है। So on one side there was a Red Army, that was State Army, that was Communist Army, and on the other side there was capitalist, monarch, wealthy, white army. और इनके दरमियान एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई। जी, 21 तक चली। कोल्ड वॉर का नाम सुना है? Between USA and USSR. It was a war of ideology.
between communism and capitalism. लोग कहते हैं कि ये जो आइडियोलॉजी की जंग थी, ये जो आइडियोलॉजी की वॉर थी, लोग कहते हैं कि ये स्टार्ट हुई 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई। लेकिन मैंने तुम्हारी अब बेस डेवलप कर दी है, बेस डेवलप की है मैंने तुम्हारी। आज के बाद जब भी लिखना है तुमने, कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? in 1917. The day White Army, the day White Army was supported by the Western Bloc against the Red Army, the Cold War started. और मजा आया है, तारीफ ही नहीं करते यार तुम लोग। कौन पढ़ाएगा तुम्हें इतनी डीप जाके? सुभान अल्लाह। So what happened with this civil war? What happened with this civil war? This civil war, can आज मुझे पता है ना ब्रेक करनी है, can you hold some time? Civil war from 1917 to 1921. In 1921, civil war ended. In 1921, civil war ended. और जब सिविल वॉर एंड हुई तो व्हाइट आर्मी लॉस्ट और यहाँ पे रूल आ गया रेड आर्मी का। मतलब यहाँ पे रूल आ गया किसका? कम्युनिज्म का। लेकिन जैसे ही यहाँ पे कम्युनिज्म आई तो कम्युनिज्म ने बजाय इक्वालिटी, बजाय पीस, बजाय कुछ लाने के एक एरा ऑफ टेरर स्टार्ट कर दिया। और मैं यहाँ पे तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ, उस जोक से तुम्हें ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। कहते लिनन पार्लियामेंट में था, लिनन ने अपनी सारी बात की, ठीक है, और लिनन ने एंड पे पूछा कि किसी का कोई सवाल है। तो एक बंदे ने उठ के सवाल पूछा कि सर मीडिया जो है वो फ्री क्यों नहीं हो रहा? तो लिनन ने कहा ठीक है, हम इसको देखेंगे और तुम्हारा जो सवाल है ना वो नेक्स्ट टाइम तक एड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मीटिंग हुई, लिनन ने मीटिंग चेयर की, लिनन ने मीटिंग एंड की, लिनन ने कहा कोई सवाल है? तो एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा सर मेरा एक सवाल है। उसने कहा क्या सवाल है? उसने कहा जो जिस बंदे ने लास्ट टाइम सवाल पूछा था वो बंदा किधर है? So if you got the joke, तो you have got the meaning. There started authoritarian regime. जो बंदा भी सवाल पूछता था, जो बंदा भी सवाल पूछता था उसको उठा लिया जाता था। बट हाँ, इन्होंने इसके बाद काफी ब्लड शेड किया था, बिकॉज निकोलस की पूरी फैमिली को इन लोगों ने जिबा कर दिया था। निकोलस की पूरी फैमिली को इन लोगों ने जिबा कर दिया था। सो आई होप you have got a complete concept of Russian Revolution. जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा होगा, they can really appreciate me. मुझे सारी जिंदगी ये रशियन रेवोल्यूशन इतना मुश्किल लगता था, I was got confused कि यार ये क्या है। But I do hope कि तुम लोगों को समझ आया होगा। And if you have any question, then let me know. So it's 10:14. Take a break up to 10:35. अच्छा यार, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3 ना किसका है? मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to them. और मैंने अब ब्रेक में बात किया करनी है यार, मुझे पता तो हो कि मेरी औलाद कौन कौन है, क्या करते हैं वो लोग, क्या नाम है उनका।
तो they don't leave the class, बाकी rest of you can leave the class. Who is roll number 1? वो आपके एज इन तो टॉपिक में नहीं लिखा हुआ, वो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन जब तक आपको वो टॉपिक ना समझ आए, आपको वर्ल्ड वॉर 2 समझ नहीं आ सकती. एंड दैट टॉपिक इज ग्रेट डिप्रेशन. जब मैंने तुम लोगों को यूएस हिस्ट्री पढ़ाई थी तो मैंने आपको ये ग्रेट डिप्रेशन विद द रेफरेंस ऑफ यूएस हिस्ट्री पढ़ाया था. जब हमने यूएस हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने आपको ये टॉपिक विद द रेफरेंस ऑफ यूएस हिस्ट्री पढ़ाया था. लेकिन दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. जिसमें मैं कहता हूँ कि जब तक आपको बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा. तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन क्लियर नहीं होगा, आपको वर्ल्ड वॉर 2, आपको फैशिज्म, आपको नाजिज्म, इसकी भी समझ नहीं आ सकती. तो हम इसको स्टार्ट करते हैं ग्रेट डिप्रेशन को. पहले हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन क्यों हुआ. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन. आपने एक बात देखनी है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो यूरोप था वो बुरे तरीके से कोलैप्स हो चुका था. ठीक है, यूरोपियन इंडस्ट्री, लोग, एवरीथिंग वाज कोलैप्स्ड. जबकि जो यूएसए था, यूएसए वाज डूइंग गुड एट दिस टाइम. तो यूएसए वाज हेल्पिंग यूरोप विद एड. ठीक है, अब हुआ ये कि आफ्टर द वॉर यूएसए वाज हेल्पिंग द यूरोप. अब जब इसकी हेल्प कर रहा था तो यूएस की इंडस्ट्री, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस सब कुछ में बहुत ज्यादा बूम आ गया था. अगर आप ये देखें कि अगर आप 1910 से 20, 1920 से 30 एंड 1930 से 40, अगर ये वाला पीरियड देखते हैं, इसमें आपको वर्ल्ड वॉर 1 मिलती है. ये वाला पीरियड देखते हैं, इसमें आपको वर्ल्ड वॉर 2 मिलती है. लेकिन जब आप ये 20s देखते हैं ना, इसको कहते हैं रोरिंग 20s. क्योंकि इनिशियली इस इन 20s में अमेरिका बहुत शदीद जो है ना रफ्तार से तरक्की कर रहा था. अमेरिका वाज गोइंग वेरी मच अहेड. इसके स्टॉक एक्सचेंज, इसके जीडीपी, इसका एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट. यहाँ पे ये हुआ कि जब ये रोरिंग 20s थी तो अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन नेक्स्ट लेवल की थी. अमेरिका के अंदर जो है ना बाकी जो सारी मतलब जो गाड़ियां थी, ऑटोमोबाइल्स, वो नेक्स्ट लेवल की थी. बाकी जो हाउस होल्ड के अंदर सारी चीजें थी वो सारी नेक्स्ट लेवल की थी. जो स्टॉक एक्सचेंज थी वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही थी. लोग धड़ाधड़ शेयर्स खरीद रहे थे, शेयर्स बेच रहे थे, शेयर्स खरीद रहे थे, शेयर्स बेच रहे थे, बिकॉज ओवरऑल द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमी वाज वेरी गुड. और यूएसए साथ में यूरोप की भी हेल्प कर रहा था, और यूरोप की हेल्प में जर्मनी की भी हेल्प कर रहा है, और बाकी यूरोपियन कंट्रीज की भी हेल्प कर रहा है. सो एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी परफेक्ट. मसला यहाँ से स्टार्ट हुआ अगस्त 1929 से. यहाँ पे इशू स्टार्ट हुआ. इशू यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ कि यहाँ पे जो इकोनॉमी है उसके अंदर थोड़ा बहुत क्रैश आना लगा. जब इकोनॉमी के अंदर क्रैश आया तो वॉल स्ट्रीट जो है, जो वहां पे स्टॉक मार्केट थी, वो भी डिस्टर्ब होने लगी थोड़ी सी. जब स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब हुई तो लोग डरने लगे. लोगों ने बजाय वो शेयर्स खरीदने के, लोगों ने वो शेयर्स वापस बेचने शुरू कर दिए. क्योंकि उनको लगता था कि अगर आज ये शेयर 110 रुपए का है कल ये 90 रुपए का हो जाएगा, तो बजाय मैं इसको किसी और बंदे को बेचूं, कोई और बंदा तो इसको खरीदेगा ही नहीं. तो उन्होंने शेयर्स को वापस बेचना शुरू कर दिया. और इवन के एक दिन आया, उसको कहते हैं ब्लैक थर्सडे. ये आया 24 अक्टूबर को.
और एक आया ब्लैक ट्यूसडे, ये आया 29 अक्टूबर को। इसके अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो बुरे तरीके से क्रैश हो गई, क्योंकि लोगों ने अपने मिलियंस ऑफ शेयर्स जो थे ना वो वापस बेचने शुरू कर दिए। जब यूएस के अंदर ये सीन हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट 5 से कर दिया 6%। अब एक बात तुमने याद रखनी है, जब भी इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है। और जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है तो सेविंग ज्यादा होती है। लोग, जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग बैंकों में पैसे ज्यादा जमा करवाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो लोग बैंकों में पैसे ज्यादा जमा करवाएंगे ताकि ज्यादा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं। अब सीन ये हुआ कि लोगों ने मार्केट से पैसे निकाल के इधर सेविंग शेविंग करना शुरू कर दिया, ऑल दैट। और यहाँ पे यूके ने भी यही काम किया। यूके ने भी इंटरेस्ट रेट जो है ना वो ज्यादा कर दिया, तो वो सारे पैसे जो यूएस में थे, लोग उसको यूएस से निकाल के कहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, लोग उसको यूके में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। और जो दूसरा बड़ा काम हुआ वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है ना, यूके में जाके बैंकों में जमा करवा देंगे ना, यूके में जाके बैंक्स में जमा करवा देंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, सेविंग्स करेंगे। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग दो अलग चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये हुआ, एक चीज तो यहाँ पे चल रही है, ओवर प्रोडक्शन तो चल रही है। लेकिन इस ओवर प्रोडक्शन के साथ एक इंडस्ट्रियल डिक्लाइन आया। अब आप कहो सर मेरी बात सुने, एक तरफ आप कह रहे हैं ओवर प्रोडक्शन हो रही है, एक तरफ आप कह रहे हैं डिक्लाइन आ गया, हाउ कम? ये दो चीजें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हैं ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री बहुत आगे जा रही है, और साथ में आप ये कह रहे हैं कि सर इंडस्ट्रियल डिक्लाइन आ रहा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि भाई चीजों को खरीदने वाला कोई था ही नहीं। चीजों को खरीदने वाला कोई था ही नहीं। अब चीजों को खरीदने वाला क्यों नहीं था? जब यूएस के अंदर जब यूएस के अंदर क्रैश आया, यूएस के अंदर क्रैश हुआ, तो यूएस ने एक जो बहुत बुरा काम किया वो ये किया, यहाँ पे यूएस ने एक टैरिफ लगा दिया। उसको कहते हैं स्मूथ हॉले टैरिफ। अब स्मूथ हॉले टैरिफ ये था, अब टैरिफ की बात जब भी आएगी तो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म होगी। अब जब प्रोटेक्शनिज्म यूएस ने की, यूएस ने कहा कि यूरोपियन प्रोडक्ट मेरे मुल्क में ना आए, तो यूरोपियंस ने भी बदले में क्या कर दिया, यूरोप भी बदले में क्या करेगा? यूएस ने अगर प्रोटेक्शनिज्म लगाई है, यूरोप ने अगर टैरिफ लगाए हैं, सॉरी, यूएस ने अगर टैरिफ लगाए हैं तो यूरोप भी क्या लगाएगा? यूरोप भी टैरिफ लगाएगा। तो जो ऑलरेडी ट्रेड हो रही है इनकी आपस में, वो ट्रेड क्या हो जाएगी? वो ट्रेड क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। अब उस बात की तरफ आओ कि चीजें ज्यादा प्रोड्यूस तो हो रही हैं चीजें ज्यादा प्रोड्यूस तो हो रही हैं, लेकिन वो चीजें बेचनी किसको है? वो चीजें बेचनी किसको है? ठीक है। तो यहाँ पे उनको कोई खरीदने वाला था नहीं। जब उनको कोई खरीदने वाला नहीं था, जब उनको कोई परचेज करने वाला नहीं था, चीजें एक्सपोर्ट हो नहीं रही,
एक्सपोर्ट हो नहीं रही, आपको डोमेस्टिक मार्केट में उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, इंडस्ट्री चलेगी कि बंद होगी? इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना शुरू हो गया, इंडस्ट्री का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। और जो एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, तो वो भी ज्यादा प्रोडक्शन क्या होगी, उसको भी कोई खरीदने वाला नहीं था, उसकी प्राइसेस भी बहुत कम हो गई, उसकी प्राइसेस भी बहुत कम हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन की बजाय एक प्रोसेस शुरू हुआ जिसको कहते हैं डिफ्लेशन। जब फार्मर्स ने ये प्रॉब्लम देखे, ऊपर सोने पे सुहागा ये हुआ कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आया, एक बहुत बड़ा तूफान आया जिसको कहते हैं ग्रेट डस्ट बाउल। उस ग्रेट डस्ट बाउल के बाद लोग बिल्कुल से लोगों की जमीनें भी बंजर हो गई, तो लोगों ने अपना जो उनका आबाई पेशा था, एग्रीकल्चर था, उसको छोड़ के वो लोग शहरों में शिफ्ट हो गए। लेकिन शहरों के ऑलरेडी बुरे हालात थे, क्योंकि शहरों के अंदर कोई इंडस्ट्री चल नहीं रही थी, ठीक है। तो इस दौर में ओवरऑल जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो बहुत बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुई। वर्ल्ड इकोनॉमी was almost shattered. वर्ल्ड इकोनॉमी was almost shattered. अगर मैं तुम लोगों को इसका एक स्नैपशॉट दूं, जो कुछ हमने पढ़ा है, अगर मैं तुम्हें इसका स्नैपशॉट दूं, तो हमने पहले क्या देखा, हमने पहले देखा कि अमेरिकन इकोनॉमी क्या कर रही है, रोरिंग 20s में क्या कर रही है अमेरिकन इकोनॉमी, फ्लरिश कर रही है, ठीक है। और हमने क्या देखा कि हर जगह पे क्या है, ओवर प्रोडक्शन है चीजों की, और ओवर प्रोडक्शन के साथ यहाँ पे रॉन्ग स्पेकुलेशन है, किसकी, स्टॉक एक्सचेंज की, स्टॉक एक्सचेंज की। लोग धड़ाधड़ स्टॉक खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अक्टूबर 29 में क्या होता है, अक्टूबर 1929 में क्या होता है कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, क्रैश हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज के क्रैश होने से इसका जो रिपल इफेक्ट्स हैं वो किस पे आते हैं, रिपल इफेक्ट्स किस पे आते हैं, यूरोप के ऊपर रिपल इफेक्ट्स आते हैं। जब यूरोप के ऊपर रिपल इफेक्ट्स आते हैं और यहाँ पे इनकी अपनी इकोनॉमी भी क्रैश हो जाती है, तो बजाय ट्रेड को बढ़ाने के ये लोग किधर चले जाते हैं, प्रोटेक्शनिज्म की तरफ। और यहाँ पे एक टैरिफ लग जाता है जिसको कहते हैं स्मूथ हॉले टैरिफ, जो अराउंड 42 टू 50% होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा ये भी देखना है कि थोड़े से ना इसके आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए। आप इसका फैक्ट ये देखें कि जो वर्ल्ड जीडीपी है, जो वर्ल्ड जीडीपी है, दुनिया की जो ओवरऑल जीडीपी थी, दैट वाज 15% डाउन। जो वर्ल्ड ट्रेड है, दैट वाज अराउंड 50% डाउन। और सिर्फ यूएस के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है कितना था, ना तुम्हें याद हुआ तो मैंने मार देना तुम लोगों को। 21 पढ़ाया था, 25 पढ़ाया था। ठीक है, मतलब हर चार में से एक बंदा जो है वो फारिग था, हर चार में से एक बंदा जो है वो फारिग था, ठीक है। और दुनिया की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, दैट वाज अराउंड 47% डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो बैंक्स वगैरह थे वो भी सारे क्लोज्ड हो गए थे। देयर वर अराउंड 11,000 बैंक्स जो हैं दे वर क्लोज्ड, ठीक है।
and how many? There were around 0.3 million companies. They were also closed. अच्छा, वहां तो आपने देखा था ना कोई और चीज ना, तो यहाँ पे ना मैं कुछ और तुम्हें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने ये देखना है कि इस डिप्रेशन का आपने सिर्फ यूएस के ऊपर नहीं देखना। अब आप ये देखो कि इस डिप्रेशन का यूरोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा। यूरोप के अंदर पॉलिटिकल इश्यूज आए होंगे, यूरोप के अंदर इकोनॉमिक इश्यूज आए होंगे, यूरोप के अंदर सोशल इश्यूज आए होंगे, बिकॉज यूरोपियन इकोनॉमीज बिल्कुल बैठ चुकी थी। तो यहाँ पे जब भी आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आपकी इकोनॉमी पुअर होती है तो वही बंदा मशहूर होता है जो आपको कहता है कि मैं आपको रोटी, कपड़ा और मकान दूंगा। वही बंदा कामयाब होता है जो प्रोपोगेंडा कर सकता है। वही बंदा कामयाब होता है जो थोड़ा सा अपनी डिक्टेटरशिप को मेंटेन करता है, क्योंकि गरीब बंदे को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, गरीब बंदे को रोटी चाहिए। तो गुर्बत में लोग डेमोक्रेसी की तरफ नहीं देख रहे होते, गुर्बत में बस उनको कोई ऐसा मसीहा चाहिए होता है जिसके पीछे वो अंधाधुंध जो है वो लग जाए। तो इस जो डिप्रेशन की सूरत हाल थी, इसको कैश किया हिटलर ने, इसको कैश किया मुसोलिनी ने, और इसको कैश किया स्टालिन ने। तो यहाँ पे जो एक एरा स्टार्ट हुआ, दिस एरा इज कॉल्ड फाशिज्म, दिस एरा इज कॉल्ड नाजिज्म। बैकग्राउंड क्लियर हुआ? ये टॉपिक था नहीं तुम्हारे कोर्स में, ये टॉपिक तुम्हारे कोर्स में था नहीं, लेकिन आपने जब भी फाशिज्म नाजिज्म की बात करनी है तो आपने जो उसका बीज लगाना है वो आपने किस चीज से लगाना है? ग्रेट डिप्रेशन से लगाना है। क्योंकि आप देखो ना कि ये ग्रेट डिप्रेशन पहले तो नहीं आया, ये ग्रेट डिप्रेशन पहले तो नहीं आया ना, पहले तो देयर वाज नो ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, सॉरी, देयर वाज नो फाशिज्म, देयर वाज नो नाजिज्म, पहले तो ये चीजें नहीं आई। ये चीजें कब आई हैं? ये चीजें तभी आई हैं जब ग्रेट डिप्रेशन आया है। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेट डिप्रेशन के साथ बड़ा एक क्लोज जो है ना वो लियाजोन है। फाशिज्म क्या होता है? फाशिज्म सबसे पहले तो आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म होता है। अब देखो ये अपने आईआर के जॉर्गन समझा दो। आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म क्या होता है? आइडियोलॉजिकल नेशनलिज्म, वी आर द आर्यंस, वी आर द सुप्रीम, वी आर द अथॉरिटेटिव। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अथॉरिटेरियन लीडरशिप हो, और जो लोग हैं, लोग जो आपस में जुड़े हुए हों, उनके दरमियान रेशियल अलायंस हो। कौमियत इतनी हाई लेवल पे आप कर देना कि आप जो हैं, आपके साथ ज्यादती हुई, आपके साथ उन्होंने ये किया, आपके साथ उन्होंने ये किया, इट्स टाइम टू डू नेशनलिज्म। जो भी आपकी इकोनॉमी है आप उसको पकड़ के नेशनलाइज कर दें, जो भी आपके पास पावर्स हैं सारी पावर को सेंट्रलाइज कर दें, और जो बंदा आपके अगेंस्ट आवाज उठाए आप उसका गला दबा दो। अगर मैं तुम्हें दो बंदों का, हिटलर का जिसने नाजिज्म स्टार्ट किया और मुसोलिनी का जिसने फाशिज्म स्टार्ट किया, ये वैसे ये सिनोनिम ही है, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर मैं तुम लोगों को इनका जो है पास्ट दिखाऊं, या जो जो इन्होंने किया, दैट एवरीथिंग वुड बी सेम इन नेचर, एवरीथिंग
would be same in nature. उन दोनों का स्नैपशॉट बिल्कुल एक जैसा चलेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं था जो उन्होंने अलग अलग किया हो. They did almost the same things. Like what? Number one, दोनों ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था और दोनों के कंट्रीज, जर्मनी भी इटली भी, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से खुश नहीं थे. क्या मैं तुम्हें ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पढ़ा दी थी डिटेल में? सॉरी, ट्रीटी ऑफ वर्सेल, सॉरी ट्रीटी ऑफ वर्साइल नहीं पढ़ाई? तो ये भाई तुमने याद करवाना है, हमने इसको भी पढ़ना है आज, ठीक है ना? इससे तुम्हारा ना बैकग्राउंड बड़ा क्लियर हो जाएगा. अभी ये जब मैं खत्म करने लगूँ ना तो मुझे तुम बताना कि मैं इसके बाद हम ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल में ना थोड़ा सा इसका आइडिया देता हूँ कि ये थी क्या, इसके 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 अगेंस्ट. मतलब मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल ही वर्ल्ड वॉर टू की मेन वजह थी. अच्छा, दोनों ने वर्ल्ड वॉर वन में पार्टिसिपेट किया था, दोनों ही ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अगेंस्ट थे, दोनों ने जो सिटिंग गवर्नमेंट्स थी, दोनों ने जो सिटिंग गवर्नमेंट्स थी उनके अगेंस्ट काउ अटेम्प्ट की, दोनों ने जो बिटर इकोनॉमिक कंडीशंस थी उसका फायदा उठाया, अपने अपने फायदा लेने के लिए. बदूली मैं बताता हूं, अपना फायदा लेने के लिए दोनों ने जो उस टाइम की खराब इकोनॉमिक कंडीशंस थी उनका फायदा उठाया. दोनों ने कौन सा कार्ड खेला? नेशनलिज्म वाला कार्ड खेला. दोनों ने लोगों के जज्बात के साथ खेले, played with sentiments of the people. दोनों ने मीडिया को एज ए प्रोपेगेंडा यूज किया, दोनों ने ऑपोजिशन को रोकने के लिए सीक्रेट एजेंसीज यूज की, उनके बकायदा नाम थे. दोनों ने जितने भी इलेक्शंस हुए हर इलेक्शंस को रिग्ड किया, दोनों ने डाइवर्जनरी वार थ्योरीज यूज की. जब भी कोई कंट्री में प्रॉब्लम होने लगता था बाहर कोई वॉर फ्रंट खोल लेते ये लोग. दोनों ने दोनों ने वॉर को एज ए टूल यूज किया टू मेक कंसेशंस, अपनी बातें मनवाने के लिए वॉर को एज ए टूल यूज किया. और दोनों जो है वो एंटी सेमेटिक थे. ये क्या थे ये मैं भी बताता हूँ. और दोनों जो हैं उन्होंने अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड किया. इलेक्शंस बेटा, इलेक्शन. ये कुछ कॉमन जो है ना ये चीजें थी. आज मैंने ढूंढी सारी की सारी 12 पॉइंट. ये समझ लो कि 12 पॉइंट अगर तुम्हें याद हो गए ना तो तुम्हें फाशिज्म नाजिज्म कोई मसला ही नहीं रहेगा.
अच्छा मैं ना वो तुम्हें थोड़ा बताना भूल गया था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की थोड़ा देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या थी ना यार बच्चे, ये नोट शेयर हो जाएगा तुम लोगों के साथ, पर देखते रहना। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये थी, ये बताता हूँ, सही से बताता हूँ अभी मैं। ट्रीटी ऑफ वर्साइल ये थी कि इसमें आपने जितनी भी बातें देखनी है ना, वो सारी आपने जर्मनी को मद्देनजर रख के देखनी है। मतलब ये जो पीस हुआ, ये दुनिया के लिए तो पीस था, लेकिन जर्मनी के लिए ये सजा थी। जर्मनी को हर पॉसिबल जो है ना, हर पॉसिबल तरीके से डिच किया गया। नंबर वन तो वही बात है कि ट्रीटी साइन हुई, ठीक है, और ट्रीटी साइन होने के बाद जंग जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जर्मनी को लॉस हुआ, अब जर्मनी के लॉसेस गिनते जाना, जो सबसे बड़ा जर्मनी को लॉस हुआ, दैट वाज टेरिटोरियल चेंज। जर्मनी से उसके इलाके छीन लिए, जर्मनी से उसकी 11% ऑफ लैंड, और जर्मनी से उसकी 7 मिलियन पॉपुलेशन जो है अंडर दिस ट्रीटी वाज लॉस्ट। उसके बाद जर्मनी का बेल्जियम के साथ एक एरिया था, मोर मॉर्सनेट, इसके ऊपर इन्होंने ये एरिया जर्मनी के कंट्रोल में था। इसके ऊपर इन्होंने जर्मनी को कहा कि तुम रिकॉग्नाइज करो, जर्मनी रिकॉग्नाइज करे ये एरिया आज के बाद बेल्जियम से बिलोंग करेगा। उसके बाद एक एरिया था बहुत मशहूर मरूफ, अल्सैसे लॉरेन, ये भी जर्मनी के पास था, और इन्होंने कहा कि ये एरिया तुम वापसी करो किसको, फ्रांस को। और फ्रांस और इनके दरमियान एक लैंड थी बहुत खूबसूरत, राइन लैंड। उन्होंने कहा कि इस राइन लैंड को डीमिलिटराइज करो। उसके बाद विद इन दीज एरियाज ऑलमोस्ट 2 न्यू नाम डेवलप हुए, चेकोस्लोवाकिया प्लस पोलैंड, जिनका पहले नाम ही नहीं था। और जर्मनी को ये कहा कि इनको भी एक्सेप्ट करो। उसके बाद लीग ऑफ नेशन का जो चार्टर था, उसके अंदर एक चीज क्रिएट की गई जिसको कहते हैं मैंडेट्स। अब मैंडेट्स क्या था कि जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी, जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी, वो कॉलोनीज अब जर्मनी के पास नहीं रहेंगी, वो चली जाएंगी मैंडेट्स के पास। अब मैंडेट्स कौन होंगे, विनर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वही फ्रांस, रशिया एंड यूके। अब हुआ क्या कि जर्मनी की जैसे टोगोलैंड बहुत अच्छी इसकी कॉलोनी थी, इसको ये देनी पड़ी फ्रांस को। जैसे जिनका जर्मन ईस्ट अफ्रीका था, वो देना पड़ गया यूके को। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जर्मनी की जो मिलिट्री है उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगेंगी। वो रिस्ट्रिक्शन क्या होगी, नंबर 1, आर्मी सिर्फ 1 लाख होगी, उससे ज्यादा आर्मी नहीं होगी। नंबर 2,
रिजर्व बताया तो है बेटा। मैंडेट्स समझ लो कि इंस्टीट्यूशंस थे जो जिनको कंट्रोल करा था यूके एंड फ्रांस। समझ लो एक इदारा, यही कह लो, इंस्टीट्यूशन कह लो। अलाइड फोर्सेस के पास से इंस्टीट्यूशन थे कि जो भी कॉलोनी छोड़ेगा ना जर्मनी, वो ये इनको ऑक्युपाई करेंगे। आर्मी सिर्फ 1 लाख होगी, आर्म्स ट्रेड के ऊपर पूरी पाबंदी होगी, देयर वुड बी नो आर्म ट्रेड। उसके बाद जर्मनी ने पहली दफा वर्ल्ड वॉर 1 में सबमरीन्स बनाई थी, उससे पहले सबमरीन्स थी नहीं। तो उन्होंने कहा जर्मनी आज के बाद सबमरीन्स नहीं रखेगा। इन्होंने इवन के फाइटर प्लेन्स भी यूज किए थे। तो उन्होंने कहा कि जर्मनी के पास फाइटर प्लेन्स भी नहीं होंगे। उसके ऊपर ये जुल्म हुआ कि उन्होंने कहा कि जंग के ऊपर जितना भी खर्चा हुआ है वॉर रेपरेशन, और ये तकरीबन अराउंड उस टाइम का 5 बिलियन बनता था, ये सारे के सारे पैसे जर्मनी ने देने थे। और इन सारी बातों को मनवाने के लिए, इन सारी बातों को मनवाने के लिए गारंटी क्या होगी कि ये जर्मनी बातें मानेगा कि नहीं मानेगा? जर्मनी ये बातें मानेगा या नहीं मानेगा? तो गारंटी के लिए जर्मनी के 2 मेन एरियाज थे। एक था राइनलैंड जिसको डीमिलिटराइज करवाया, और दूसरा था ब्रिज हेड्स। ये 2 एरियाज थे, और गारंटी के लिए ये जो दोनों एरियाज हैं ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ अलाइज थे। और कहा गया कि अगर 15 साल जर्मनी ने ये सारी बातें मानी तो ग्रेजुअली उसको ये इसके एरियाज मिल जाएंगे, अदरवाइज जर्मनी इनसे महरूम हो जाएगा। जब हिटलर आया, जब मुसोलिनी आया, तो असल में उन्होंने इन्हीं 10 पॉइंट्स को माइंड में रख के लोगों को भड़काया कि देखो तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है, तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, जर्मनी के साथ ये किया गया, इट्स टाइम टू टेक रिवेंज। तो असल में जो वर्ल्ड वॉर टू है दैट वाज रिवेंज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। इटली के साथ भी ज्यादतियां हुई थी, इटली के साथ भी बहुत ज्यादतियां हुई थी। इसको भी ट्रीटी ऑफ वर्साइल में वो जो इसका ड्यू शेयर बनता था वो इसको नहीं दिया गया था। जो इसके एरियाज के ड्यू शेयर में एरियाज बनते थे वो इसको नहीं दिए गए थे। ओके, सो अब हम थोड़ा सा ना फैशिज्म और नाजिज्म को देखते हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें ना थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि चीजें तो तुम्हें पता तो चल गया कि होता क्या है, लेकिन जो लोग इसको लेकर आए और ये क्या था उसका भी थोड़ा सा ना हिस्टोरिकल हम एनालिसिस देख लेते हैं। तो वी स्टार्ट विद फैशिज्म। अच्छा, जब भी दो विंग होते हैं, एक होता है लेफ्ट विंग और एक होता है राइट विंग। जब भी मॉडर्निटी की बात होगी, जब भी कैपिटलिज्म की बात होगी, जब भी डेमोक्रेसी की बात होगी, उसका मतलब होता है लेफ्ट विंग, लाइक यूएस, यूके, फ्रांस। और जब भी नेशनलिज्म की बात होगी, जब भी डिक्टेटरशिप की बात होगी और ये सारी बातें होंगी, दिस इज कॉल्ड राइट विंग। अब राइट और लेफ्ट का ये मतलब हरगिज नहीं है कि इनकी ये पोजीशन के हिसाब से है, ये आइडियोलॉजी के हिसाब से है। मतलब विद इन पाकिस्तान कुछ लोग राइटिस्ट हो सकते हैं, कुछ लोग लेफ्टिस्ट हो सकते हैं। जो लोग बात करेंगे इसकी डेमोक्रेसी की, दे आर लेफ्टिस्ट। और जो लोग बात करेंगे मिलिट्री रेजीम की,
दे आर राइटिस्ट। तो जो फैशिज्म है वो कौन सी आइडियोलॉजी होगी? राइटिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, राइट विंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जो मेन चीज टारगेट होगी वो होगा कि इसके अंदर अथॉरिटेरियन नेशनलिज्म होगा, और फैशिज्म जो आई थी वो आई थी इटली में। अब इसके अंदर सीन ये था कि जो लोग थे और जो गवर्नमेंट थी उनको एक जबान में बोलना पड़ता था। जो बंदा भी उस टाइम की गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करता था उसको उठा लिया जाता था। अपोजिशन पार्टीज सारी बैन हो चुकी थी, डेमोक्रेसी लिबरलिज्म सारा कुछ बैन हो चुका था, और इंटिमिडेशन और टेरर को यूज किया जाता था। इन सारी बातों को तुम ये बार बार सुनते हो कि मोदी फैशिस्ट है, उसके जरिए तुम इनको कॉपी भी करते जाओ। इसका जो बानी था दैट वाज मुसोलिनी। यार पीपल और गवर्नमेंट एक ही होंगे, जो बंदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट बोलेगा उसको उठा लिया जाएगा। मुसोलिनी ने क्या किया? मुसोलिनी ने क्या किया, ये इसने एक पार्टी थी नेशनल फाशिस्ट पार्टी, ये उसका लीडर था, ठीक है। 1922 में इन 1922 ये कू लेके आया सिटिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और 1925 तक जितनी भी पावर्स थी उसके ऊपर इसने कब्जा कर लिया था। बिकॉज 1922 में इसने टुवर्ड्स रोम एक मार्च स्टार्ट किया था, हालात वैसे खराब थे, तो यहाँ पे जो किंग था उसका नाम था किंग विक्टर। जो किंग विक्टर है वो सिविल वॉर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, वो मुसोलिनी से नहीं लड़ना चाहता था। उसने क्या किया, उसने मुसोलिनी को एक पोस्ट दी, पीएम की पोस्ट दे दी। मुसोलिनी ने क्या किया, इस पीएम की पोस्ट से अपनी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश किया। इस पीएम की पोस्ट से अपनी डिक्टेटरशिप को एस्टैब्लिश किया, और उसने एक चीज बनाई जिसको कहते हैं ओवरा। पता किसी को ओवरा क्या थी? ये एक सीक्रेट पुलिस थी, जो बंदा भी स्टेट के अगेंस्ट बात करता था उसको जो है ना वो उठा लिया जाता था। उसके बाद जैसे ये पावर में आया इसने एरियाज के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कि इसने इथोपिया के ऊपर कब्जा किया, इसने अल्बानिया के ऊपर कब्जा किया, और इसने ही वॉज द मेन गाय जिसने लोगों को इतना मोटिवेट किया कि इट्स टाइम टू वॉर, और ही वॉज द मेन पर्सन जिसने बर्लिन रोम एक्सेस करवाने में अहम रोल प्ले किया। बर्लिन में कौन था?
जर्मनी का कैपिटल है, और रोम किसका कैपिटल है? इटली का कैपिटल है। ये दोनों एक ही पॉलिसी पे वर्क कर रहे थे। दे जॉइन हैंड विद ईच अदर, अपनी बातों को मनवाने के लिए अपने आप को पावरफुल किया। जब पावर में आए तो सारी बातें वो की जो इनकी मर्जी की थी। ऑलमोस्ट सेम सीन इसका भी है, हिटलर का भी है, जिसने नाजिज्म लेकर आया। अक्सर कोई और इथोपिया भी है इसके अलावा? 1932 में इसका कैरियर स्टार्ट हुआ। 1932 में इसका कैरियर स्टार्ट हुआ। इसने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हिस्सा लिया। मजाक किया बेटा, परेशान नहीं होना। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इसने हिस्सा लिया, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो 1932 में हुए, उसमें जो विक्ट्री हुई वो एक्सट्रीमिस्ट पार्टी की हुई। यहां से अब हिटलर जो है वो इन हो रहा है पार्लियामेंट में। जैसे ये पार्लियामेंट में इन हुआ, इसने सारे काम वही करना शुरू कर दिए जो मुसोलिनी ने की थे। सबसे पहले ये चांसलर बना जर्मनी का, और चांसलर बनने के बाद इस कमीने ने जो सबसे पहला काम किया वो इसने अपने पार्लियामेंट को आग लगा दी। जर्मन पार्लियामेंट को कहते हैं रीखस्टैग। आइडियोलॉजी सेम थी ना दोनों, रिता, दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी ना? दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी। पार्लियामेंट को इसने आग लगा दी। जब इसने पार्लियामेंट को आग लगाई तो इसने जो इल्जाम है वो किस पे लगा दिया? आग मतलब, आग मतलब आग, बंद कर दिया उसको, सच में जला दिया। फायर, जो इल्जाम है इसने वो इसने लगा दिया अपोजिशन पे। इल्जाम लगाया अपोजिशन पे। अब ये देखो कि, अब ये देखो हिटलर, अब ये देखो कि जब इसने अपोजिशन में इल्जाम लगाया तो असल में इसको क्या चीज मिली है? असल में इसको असल में इसको पावर मिल गई अपोजिशन के अगेंस्ट काम करने की। फेमस भी हुआ और कहा कि देखो मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, मैं मुल्क को आगे लेके जाना चाहता हूँ, और ये जो अपोजिशन है ये मुझे काम नहीं करने दे रही, और इसी ने पार्लियामेंट को आग लगवाई है। जैसे ये पावर में आया, इसका जो पहला काम था इसका जो पहला काम था, इसने लोगों को कहा कि वो हमारी टेरिटरीज जो कभी छिन गई थी हमने उनको रिकवर करना है। इसने आते ही जो राइन लैंड थी उसके ऊपर क्या मुद्दा था कि उसको डीमिलिटराइज रखना है, उसको मिलिटराइज किया, वहां पे अपनी आर्मी भेज दी। उसके बाद इसने कहा कि मुझे चीकोस्लोवाकिया से भी कुछ एरिया चाहिए। चेकोस्लोवाकिया के साथ एक एरिया था सुडेंटनलैंड। इसने कहा कि मुझे ये भी चाहिए। उस टाइम जो यूएस, जो यूके और फ्रांस था, वो थक चुके थे वॉर करके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर करके थक चुके थे। तो यूएस उन्होंने कहा ठीक है यार ये तुम ले लो। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट के जरिए उन्होंने कहा कि ठीक है ये तुम एरिया ले लो, खैर है, मैनेज कर लेंगे हम लोग।
इसने इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। जब इसके ऊपर कब्जा किया तो बाद में इसने बड़ी चालाकी के साथ जो बाकी चेकोस्लोवाकिया था उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। पूरे चेकोस्लोवाकिया को, जो इसका था कभी, पूरे चेकोस्लोवाकिया पे इसने कब्जा कर लिया। उसके बाद जो इसकी अगली नजर थी, इसका दिल करता था कि जो पोलैंड है वो भी कभी मेरी लैंड थी, उसके ऊपर भी मेरा ही कब्जा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे यूके और फ्रांस ने इसको अल्टीमेटम दिया कि अगर इसने पोलैंड पे अटैक किया तो फिर हम इसके ऊपर अटैक वापस कर देंगे। लेकिन इसने इसका कोई ख्याल नहीं रखा। इसने पोलैंड से पहले एक और भी काम किया, उसको कहते हैं आंशलूस। इसने ऑस्ट्रिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया। मतलब ये जर्मनी है, ये फ्रांस है। पहले इसने राइनलैंड पे कब्जा किया, इसको मिलिटराइज किया। उसके बाद इसने ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा किया। उसके बाद ये जो आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है चेकोस्लोवाकिया के ऊपर, जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, दैट इज सुडेटेनलैंड। उसके ऊपर कब्जा कर लिया। बाद में चेकोस्लोवाकिया के ऊपर कब्जा कर लिया। और अब इसने अटैक किया जब पोलैंड के ऊपर, तो इसके रिस्पॉन्स में फिर यूके और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर की। इज इट क्लियर? तो यहां से वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज हुआ। दैट वाज द डेडलीस्ट वॉर इन द वर्ल्ड। अब मैं वो इसकी वो नहीं जाऊंगा कि जंग के अंदर कितने लोग मारे गए और किसने किसके ऊपर अटैक किया एंड ऑल दैट। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दिस शिट। आई एम गोइंग इनटू समथिंग एल्स। मुझे ये नहीं आता, ना मुझे इसके अंदर मजा आता है, ना मुझे कुछ का पता चलता है कि इसको कैसे पढ़ाना है। मैं बस इसकी तुम्हें काजेज बनाता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुई। तो मुझे ये बताओ कि इसकी पहली काज क्या बनेगी। वेरी गुड, ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल। दूसरी, देखो ये वो मैं तुम्हें चीजें बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दिस। ये वो चीजें हैं जो इंशाल्लाह सिर्फ तुम लिखोगे। समरीना ऐसे ही है? किधर है समरीना? मतलब लोग वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट करेंगे तो डायरेक्टली पोलैंड के ऊपर अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया एंड ऑल दैट। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेस कि मसला ट्रीटी ऑफ वर्साइल से शुरू हो गया। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, और ग्रेट डिप्रेशन को किसने कैश किया? ग्रेट डिप्रेशन को किसने कैश किया? हिटलर और मुसोलिनी ने। ये लोग क्या लेके आए? फाशिज्म प्लस नाजिज्म। उसके साथ और क्या था? ईस्ट में जापान भी मिलिट्रिज्म कर रहा था। जापान भी मंचूरिया के ऊपर कब्जा कर चुका था, और जापान भी अपने एक्सपेंस काफी ज्यादा बढ़ा रहा था। और एक जो मतलब न्यू दौर था इंपीरियलिज्म का, वो स्टार्ट हो चुका था। और एक चीज मैंने जानबूझ के मिस की है,
जो मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा, दैट इज आल्सो द वंडरफुल रीजन, एंड दैट इज फेलियर ऑफ किसका? लीग ऑफ नेशन का। जो लीग ऑफ नेशन थी वो काम ही नहीं कर पा रही थी, लीग ऑफ नेशन बुरी तरीके से फेल हो चुकी थी, क्योंकि मंचूरिया के ऊपर कब्जा हो गया था। मंचूरिया के कब्जे के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था। राइन लैंड के ऊपर कब्जा हो गया, राइन लैंड को बचाने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था। इथोपिया के ऊपर कब्जा हो गया, इथोपिया को बचाने के लिए इनके पास कोई प्लान नहीं था। मंचूरिया जापान, राइन लैंड जर्मनी, इथोपिया इटली। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, तो यहाँ पे पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट चल रही थी अभी तक भी। हिटलर को अभी तक भी खुश करने की कोशिश कर रहे थे सारे लोग। एंड विद ऑल दीज रीजंस द वॉर स्टार्टेड। और मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप लोगों ने खुद ही देख लेना है कितने बंदे मरे एंड ऑल दैट एंड दिस इज दिस एंड दैट। मैं अब इसकी आता हूँ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पे, कि इस जंग के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, वर्ल्ड वॉर 1 के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए। नंबर 1, दो न्यू पॉज दुनिया में उभरी। यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन हुआ। नहीं है जरूरत कासिम, नहीं है जरूरत, आप पेपर भी देखोगे तो नहीं होगी जरूरत। फॉर्मेशन ऑफ यूएन हुई। स्टार्ट ऑफ कोल्ड वॉर हुआ। एंड ऑफ जर्मनी। हाँ, मतलब अगर आप पास्ट में जाओगे ना तो आप कोई भी पेपर देखोगे तो वो कभी भी नहीं पूछता कि क्या हुआ, कितने लोग मारे गए एंड ऑल दैट दिस एंड दिस। इमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज हुए, मतलब काफी सारे कंट्रीज जो है ना वो डेवलप हुए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो एक एक बात मैं लिख रहा हूँ ना, इस एक एक बात को मैंने पूरा पूरा एक्सप्लेन भी करना है। मतलब ये नहीं है कि मैं ये लिख रहा हूँ, मतलब इसके ऊपर हम पूरे पूरे लेक्चर रखेंगे। मतलब जो भी हमारा की पोर्शन का लेक्चर होता है, कोल्ड वॉर क्या थी, यूएन क्या थी, ठीक है, डीकोलाइजेशन क्या थी, ये हम सारा पढ़ेंगे। अब बस मैं तुम्हें ना एक बात बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर थीरीज अप्लाई कर लोगे ना, जब इसका मतलब वो इसको एक्सप्लेन करने लगना है, असल में तो थीरीज ही है ना, थीरीज अप्लाई कर लोगे ना? कैसे करोगे भला? क्लासिकल रियलिज्म, क्लासिकल रियलिज्म और क्लासिकल आइडियलिज्म वही बातें हैं। इंडिविजुअल बैड, तो स्टालिन बुरा है, हिटलर बुरा है, मुसोलिनी बुरा है। और न्यू रियलिज्म, यार मुझे लगता है कि ये अब मैं रिपीट ही कर रहा हूँ चीजें। ये कर लोगे ना सारी चीजें? हाँ हाँ, एंड और मीन वाली कहानी है, बाकी कॉपरेशन वाली कहानी है, और ये वो आपकी जो थीरीज है ना, आपकी जो थीरीज है ना, उसके ऊपर जो सबसे अच्छी एग्जांपल्स बनती है ना, आपकी थीरीज के ऊपर जो सबसे अच्छी एग्जांपल्स बनती है ना, वो पता कौन सी होती हैं?
वो यही वर्ल्ड वॉर की हैं। जो माइंड में ना आ रहा हो, जिस थ्योरी की कोई एग्जांपल माइंड में ना आ रही हो, तो उसको वर्ल्ड वॉर में आपने पुट कर देनी है। बस अब एक जो है ना वो फजान वो कहते हैं कि सारी रात ना उसने हीर रांझा का किस्सा सुना और सुबह उसने उठ के पूछा कि हीर जो थी ना वो लड़की थी कि लड़का था। बेटो यही तो बकवास की है कि मतलब नेशनलिज्म इतना एक्सपैंड कर चुका था। जब नेशनलिज्म आपके कंट्री में होता है ना, तो हर बंदा 20-20 घंटे काम कर रहा होता है। किसके लिए? जर्मनी के लिए, कि हमने जर्मनी को स्ट्रांग बनाना है, हमने जर्मनी को स्ट्रांग बनाना है। लोग 8 घंटे अपने लिए, 8 घंटे मुल्क के लिए हमने बदले ना। जो हमारे साथ जुल्म हुए थे हमने उसको रिट्रीट करना है, जो हमारे एरियाज थे हमने उसको रिट्रीट करना है। हम सुपीरियर रेस हैं। तो जब ये चीजें माइंड में चल रही होती हैं तो यकदम आप ऐसे 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 जो है ना वो तरक्की करते हैं। अच्छा, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसको गौर से देखो और इंशाल्लाह उसके बाद हम क्लास खत्म करते हैं। ये जो है ना काज अफेक्ट पैटर्न ऑफ 21st सेंचुरी। देखना, एक काज होगी उसका फिर इफेक्ट आएगा, एक काज होगी उसका एक इफेक्ट आएगा 21st सेंचुरी में। देखो 4-5 चीजें हुई जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुई। कौन कौन सी चीजें हुई? मेन क्या था? मिलिट्रिज्म। और ये तुम्हारी पूरी क्लास को सम कर देगा, आज की पूरी क्लास को ये सम कर देगा। अलायंस, इंपीरियलिज्म, और क्या हुआ? नेशनलिज्म। और उसके साथ बल्कन वॉर्स। इन 4 चीजों ने किस चीज को जन्म दिया? क्या काज हुआ इसकी वजह से? इसकी वजह से काज हुआ वर्ल्ड वॉर 1। जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो उसका इम्पैक्ट क्या आया? उसका इम्पैक्ट क्या आया? लीग ऑफ नेशन बनी कि यार नहीं लड़ना अब आज के बाद, बस बहुत तमाशा हो गया। यूएसएसआर बनी। इटली और जर्मनी की नाराजियां हुई, रिजेंटमेंट्स। वेरी गुड बिलाल, आईआर बनी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ। इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ? इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ? ग्रेट डिप्रेशन हुआ। यही मैं जानबूझ के मैंने ये पॉइंट लिखा है, बिकॉज मैं तुम्हें बकवास की है कि दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, दिस ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा, अब ये देखो कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ ग्रेट डिप्रेशन का? फाशिज्म इन इटली, नाजिज्म इन जर्मनी। बिकॉज ये चीजें तभी अट्रैक्ट करती हैं जब गुर्बत होती है। अमीर बंदे को ये चीजें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं गुर्बत में। एंड मिलिट्रिज्म इन जापान। और इन चीजों ने किसको जन्म दिया? वर्ल्ड वॉर 2 को। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 ने किस चीज को जन्म दिया? यूएन को, ब्रेटन वुड्स को, न्यूक्लियर एज को।
बाइपोलैरिटी को और कोल्ड वॉर। ये एक पेज अच्छे तरीके से याद कर लोगे ना तो तुम्हारी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों कवर हो जाएंगी, बिकॉज में डिटेल हर किसी की आती है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोल्ड वॉर के। आज ही स्टार्ट कर लें, आज स्टार्ट कर लें कोल्ड वॉर कि नहीं? अच्छा कल क्लास होगी, कल ही क्लास होगी, ठीक है ना? कल हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह। और हाँ फ्राइडे को भी होगी, क्योंकि मैं तुम लोगों की वजह से सस्सी की शादी पे नहीं जा रहा, क्योंकि यार ये बैच बहुत लेट हो गया। सस्सी के बाद में मिल लेंगे जाके। नहीं 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 जाना। और यार मुझे वो वाला सेगमेंट बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे वही रिपीट करना है। हु इज रोल नंबर, बस 3 लोगों से बात करनी है। हु इज रोल नंबर 11? अच्छा 11 किसका था? मुझे ये वाला काम बड़ा मजे का लगता है।